गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आज भी आप लोग के नोट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सारा पीडीएफ जिसमें कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके अलावा रेलवे जोन्स, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं जैसे कि इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, ये सारा कुछ आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। बात करें भारत में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो इसमें हालांकि हमको 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा फेमस हैं। एक तो रोड से, एक है वाटर से, एक है एयर से। ठीक है, अगर रोड की बात करें तो इसमें आपके राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यों के राजमार्ग आ जाते हैं। बात करें एयर की तो यहाँ पे जितने भी एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर से संबंधित यातायात है, ट्रांसपोर्टेशन है, उनको कवर करते हैं। और बात करें अगर जल से संबंधित, तो इसमें जो बड़े बड़े कंटेनर शिप हैं जिनसे कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामानों को, गुड्स को, ये सारा कुछ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। रोड के अलावा हमें रेलवे के बारे में भी, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, भारत में रोड्स की कनेक्टिविटी कैसी है, रेलवे की कनेक्टिविटी कैसी है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एयर या एयर ट्रैफिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमको मिलते नहीं हैं। जनरली एक आध क्वेश्चन कभी पूछा गया है, वो भी तब पूछा गया है जब किसी 2 कंपनियों का विलय हो रहा था, जैसे कि जेट एयरवेज को शायद एयर इंडिया में मिलाया गया था। उस समय क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कंपनी किसने स्थापित की थी। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। तो हमको 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, अलग अलग राज्यों में राजमार्ग की स्थिति अलग अलग है, तो वहाँ पे राज्य राजमार्ग कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इनकी लोकेशन कनेक्टिविटी कैसी है, कौन कौन से जगहों को कनेक्ट करता है, और 4-5 इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर हैं पूरे राजमार्ग को जोड़ने वाले, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले, इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे 2-3 नाम जो है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, इनके लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी लेंथ कितनी है, ये सब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में अगर बात करें तो राजमार्गों में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसमें कि एक राजमार्ग जो है वो नॉर्थ से पूरे साउथ को कनेक्ट करता है, एक राजमार्ग है जो कि पूरे ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। इसके अलावा एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है, एक ऐसा कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल भी है, चतुर्भुज भी है, जो कि पूरे 4 महानगरों को कनेक्ट करता है। 4 महानगर कौन कौन से हैं भारत के? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 कह सकते हैं कि भारत के 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इनको कनेक्ट करने का काम करता है एक राजमार्ग। ठीक, इन सभी के लोकेशन और इनके नाम ये याद रखने हैं हमको, क्योंकि एक समय पे इनका नाम कुछ अलग होता था, इनका नंबरिंग कुछ अलग था, बाद में इनके नंबर्स में कुछ चेंज हुए थे। 2 साल पहले इनके नंबर्स में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, इसी वजह से इन चीज़ों को हमें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि भारत में एक शब्द हमको मिलेगा एग्जाम में, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नाम से। ठीक है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये जो ईस्ट वेस्ट है, भारत के ईस्ट में सिलचर कहाँ पे है, कौन सा मैप दिख रहा है, ये कौन सा राज्य दिख रहा है? असम। असम में एक जगह है सिलचर। सिलचर से यहाँ पे गुजरात में पोरबंदर, ये जो है इस पूरे नेशनल हाईवे को कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर।
ईस्ट से लेकर के भारत के पश्चिम में पोरबंदर तक को कवर करता है। ठीक, उसके बाद में है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये जो है जम्मू कश्मीर में या जम्मू में श्रीनगर से लेकर के नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक को कवर करता है। ठीक, इसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। भारत में ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये सबसे लंबा हाईवे है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। उसके बाद में एक शब्द हमको मिलता है एग्जाम में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से। ठीक, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है भारत के 4 महानगरों को, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 महानगरों को जोड़ने के लिए जो एक चतुर्भुज है इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली से लेकर के यहाँ मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली तक को कवर करता है। ठीक, अब अगर बात करें कि ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है इसमें कौन कौन से नंबर हैं जो कि चेंज हुए हैं। दिल्ली से मुंबई वाले मैप में ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से मुंबई तक का जो रोड है इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले इसका नाम होता था नेशनल हाईवे 8, अब इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 48। ठीक है, ये कौन सा हाईवे हो गया है? नेशनल हाईवे 48। इसके बाद में मुंबई से लेकर के ये जो चेन्नई तक का रास्ता है ये भी नेशनल हाईवे पहले 4 होता था, अब ये क्या है? नेशनल हाईवे 48। ये भी 48 है और ये पूरा आपका चेन्नई तक ये 48 है। ये दिल्ली से लेकर के जो कोलकाता है ये पहले नेशनल हाईवे 2 हुआ करता था, अब क्या है? नेशनल हाईवे 19। अगर ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो मैं इसको ठीक से एडिट करके आपके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। ये है नेशनल हाईवे 19। कोलकाता से यहाँ पे चेन्नई तक का जो हाईवे है इसको पहले कहते थे नेशनल हाईवे 5, अब ये है नेशनल हाईवे 16, ये 16। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई क्या है? 48, मुंबई से चेन्नई 48, दिल्ली से कोलकाता 19, कोलकाता से चेन्नई 16। ठीक, इन सभी में, इन सभी 4 भुजाओं में जो सबसे लंबा हाईवे है, जो सबसे लंबा रोड है वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 16। ठीक है, पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज की सबसे लंबी शाखा कौन सी है, तो नेशनल हाईवे 16। ठीक, इसके बाद में ये जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसको, ये दोनों जो है वो एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, वो जगह कौन सा है? झांसी। झांसी कौन से राज्य में है? कहां पे नजर आ रहा है आपको? ये कौन सा मैप है? मध्य प्रदेश। लेकिन झांसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से है, जहां पे झांसी जो है वो यूपी में, इन दोनों के बीच में, मतलब ये बिल्कुल छोटा सा एक नैरो सा सेक्शन है उत्तर प्रदेश का जो कि मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो है यहाँ पे झांसी, जहां से ये दोनों कनेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक, उसके बाद में एक शब्द आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिला होगा, पहले ही आपने पढ़ा होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कहां से कहां तक है? हाँ, दिल्ली से लेकर के अमृतसर से लेकर के कहां तक? असल में जो पूरा जीटी रोड है, जिसको हम जीटी रोड एक्चुअली में कहते हैं, ये पूरा असम से लेकर के ये जो नेशनल हाईवे 27 दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के इधर पंजाब तक और इस तरफ आपके उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, इस पूरे लेंथ को कहते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इस सब का डिटेल आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एक शब्द है भारतमाला। असल में ये एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट ये है कि जब मोदी सरकार आए थे उनके बाद में देखा गया कि भारत में बहुत सारी कनेक्टिविटी में कमी है। मतलब अगर बात करें कि इंडिया में जो टोटल रोड का जो ट्रैफिक है, एक तो है आपका नेशनल हाईवे, एक है आपका स्टेट हाईवे, उसके बाद में कुछ लोकल रोड भी होते हैं। ठीक है, जो आपके नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के इतर भी हैं। ठीक है, उनके अलावा भी हैं। भारत में जो पूरा ट्रैफिक का कंजेशन है, लगभग 65% जो कंजेशन है वो इसी नेशनल हाईवे पर है। और जो रोड से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका लगभग 85% नेशनल हाईवे से होता है। नेशनल हाईवे का जो टोटल परसेंट है
टोटल रोड की कनेक्टिविटी में इनका नेशनल हाईवे का योगदान कितना था? सिर्फ 2%। मतलब हमारा जो 2% की कनेक्टिविटी है रोड्स की, और वहां पे हमारा ट्रैफिक कंजेशन कितना है? 65 से लेकर के 85% तक। तो हमको ये नीड था कि भाई जो मेजर सिटीज हैं वहां पे कम से कम हम नेशनल हाईवे डेवलप कर दें, ताकि सिटी के अंदर जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो घुसते हैं उनको वहां पे घुसने की जरूरत ना पड़े, वो बाहर से बाहर अपना काम करके निकल जाएं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन उनको करना है वहां से होकर के निकल जाए। इसीलिए एक प्रोजेक्ट चला था, भारतमाला प्रोजेक्ट। इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में ये जो पूरा कनेक्टिविटी आप देख रहे हो, पोरबंदर से लेकर के यहां पे चेन्नई तक, चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक, इस पूरे एरिया में इस तरीके से हाईवे की कनेक्टिविटी डेवलप करने का एक प्रोग्राम था। कौन सा? भारतमाला प्रोजेक्ट। कब आया था? ये बस एग्जाम में इतना ही पूछा है। भारतमाला प्रोजेक्ट कब आया था? सागरमाला प्रोजेक्ट, सेतु भारत प्रोजेक्ट, याद रहेगा। तीनों ही 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट, इसके अंदर ये था कि भारत को उत्तर की तरफ हमारे पास रोड की कनेक्टिविटी ठीक ठाक थी, ठीक है। दक्षिण में पूरा इसको जितना भी प्रायद्वीपीय भारत है इसको इस तरीके से कनेक्ट करने का कोशिश किया गया कि हमें भारत के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जाने के लिए दक्षिण की तरफ से होते हुए एक ऐसा गलियारा मिल जाए जहां पे हम पूरी कनेक्टिविटी इंश्योर कर पाएं। हर जगह पर जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वो बहुत सॉलिड हो जाए, ताकि किसी भी जगह से हमें सामान लाने ले जाने में लंबा दूरी कवर करने की जरूरत ना पड़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको मिल जाए। उसके बाद में जो सागरमाला प्रोजेक्ट था, सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था? जितने भी तटीय राज्य है उनके पास कुछ बंदरगाह है, कुछ पोर्ट है इनके पास। सागरमाला प्रोजेक्ट में यह कहा गया कि ये जितने भी पोर्ट हैं, कुछ तो बड़े पोर्ट हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट हैं, ठीक है। भारत में लगभग 13 बड़े पोर्ट हैं और 200 से ज़्यादा छोटे छोटे पोर्ट हैं। इन सभी को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाए, एक नेशनल हाईवे से अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाए, ताकि यहाँ पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़िया से हो सके, ठीक है। ये था आपका सागरमाला परियोजना। इन सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की परियोजना क्या थी? सागरमाला परियोजना। उसके बाद में है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट क्या था? इसमें से बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवे हैं जिनके बीच से होकर के आपका रेलवे का जो ट्रैक है वो गुजरता है, ठीक है। और कई बार रेलवे ट्रैक ज़्यादातर अभी तक मैनुअली फाटक वाले होते थे, जहाँ पे फाटक खोलने बंद करने के दौरान काफ़ी सारा वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता था। कई बार एक ही जगह से कई सारी मालगाड़ियाँ अगर गुजर रही हैं तो लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। सेतु भारतम प्रोजेक्ट में ये कहा गया कि इन सभी जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं जो कि किसी नेशनल हाईवे के बीच से गुजर रहे हैं, इन सभी को नो मैन जोन घोषित कर दें। मतलब वहां पे लोगों को रुकने की जरूरत ना पड़े, और या तो वहां पे ओवरब्रिज बना दें या तो वहां पे अंडरब्रिज बना दें, ठीक है। किसी भी तरह से उस जगह पर लोगों को रुकने की जरूरत ना पड़े। ये था सेतु भारतम प्रोजेक्ट। क्या था? या तो अंडरब्रिज बना देंगे या तो ओवरब्रिज बना देंगे, ठीक है। कहाँ पे? ऐसे रेलवे ट्रैक्स जहां जो कि किसी नेशनल हाईवे के बीच से गुजर रहे हों, ठीक है। ये 3-4 जो प्रोजेक्ट हैं ये नाम इंपॉर्टेंट हैं, ईयर इंपॉर्टेंट हैं, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक बार लेंथ पूछा हुआ है, वो मैंने वहां पे मेंशन कर दिया है, 5846 किलोमीटर, ठीक है। ये जो पूरा स्वर्णिम चतुर्भुज है इसका लंबाई 5846 किलोमीटर। इसमें सबसे लंबा शाखा कौन सा है? चेन्नई से लेकर के कोलकाता। हाईवे का नंबर क्या है? 16, ठीक है। वहां पे अगर प्रॉपर विजिबल नहीं होगा तो यहाँ पे जो 3 है इनको मैंने नोट कर दिया है। दिल्ली से कोलकाता 19, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, इस पूरे का नाम क्या है? 48, और कोलकाता से चेन्नई 16। इसके अलावा एक स्कीम बड़ा फेमस है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत के लिए ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है। देखते हैं कि एक टाइम तक भारत के जो गांव हैं वहां पे बारिश का जब मौसम होता था तो चलने लायक स्थिति नहीं रहती थी।
या तो वहाँ पे ट्रैक्टर या फिर जो बैलगाड़ी है उनके चलने लायक बस स्थिति रहती थी। पैदल चलने वालों के लिए या बाइक साइकिल से चलने वालों के लिए वो रोड सूटेबल नहीं होता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने बहुत हेल्प किया है भारत के दूरस्थ गांवों को भी भारत के मेन रोड से जोड़ने में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बहुत ज़्यादा रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है एक समय पे। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2000 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या क्या था? कोई भी ऐसे मैदानी क्षेत्र जहाँ पर 100 से ज़्यादा की आबादी है, ऐसे गांव जहाँ पे 100 से ज़्यादा आबादी है, अगर वो मैदानी क्षेत्र वाला है वहाँ पर सड़क डेवलप करेंगे। और अगर वो पहाड़ी क्षेत्र है तो मिनिमम 500 पॉपुलेशन, अगर वहाँ पे 500 की जनसंख्या रह रही है तो वहाँ पे 12 मासी सड़क मतलब पक्की सड़कों से इनको कनेक्ट करने का ये पूरा प्रोजेक्ट था। उसके बाद में ये आपके लिए काम का नहीं है, ये एसएससी वगैरह के लिए जो जहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिलेबस में है उनके लिए काम का है। भारत में मेट्रो ट्रेन, इसके बारे में हम ट्रेन वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट 2015 में, सागरमाला 2015 में, सेतु भारतम 2015 में शुरू किया गया था। उसके बाद में आजकल एग्जाम में एक नए टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया है तो कब तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो भारतमाला प्रोजेक्ट था इसका टारगेट क्या था? 2022 तक के लिए इसको टारगेट किया गया था। सागरमाला प्रोजेक्ट 2035 तक और सेतु भारतम प्रोजेक्ट 2019 तक। सेतु भारतम प्रोजेक्ट में क्या था? हाँ, अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बना के वहां पे रेल को रुकने की जरूरत ना पड़े, ना ही वहां पे लोगों को रुकने की जरूरत न पड़े। सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या था? तटों में जो बंदरगाह हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। और भारतमाला, हाँ, पोरबंदर से लेकर के पूरा कोलकाता और पूर्वोत्तर तक के लिए एक प्रॉपर हाईवे प्रोवाइड करने का ये प्रोजेक्ट था भारतमाला। ठीक, उसके बाद में नेशनल हाईवे, जो भारत में जो टोटल रोड्स हैं उनका कितना है? सिर्फ 2% है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आगे इसमें ऐड कर दूंगा कि ये भारत का 65% ट्रैफिक को कवर करता है और 85% माल के आवागमन को कवर करता है। इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? कश्मीर से कन्याकुमारी वाला जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है, इसको नेशनल हाईवे 44 कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे आपके रोड से संबंधित वो यहाँ पे हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा रोड की डेंसिटी, रोड का घनत्व कहाँ पर है? चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के फॉर्म में, सबसे ज़्यादा रोड का रास्तों का घनत्व कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पे रोड इतने ज़्यादा हैं कि कह सकते हो कि वहाँ पे घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद में नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? नेशनल हाईवे का लेंथ, लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा हाईवे है महाराष्ट्र में, उसके बाद में यूपी में। सबसे कम सिक्किम में। इसके दो रीजंस हैं, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है और एक दूसरा कि सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा लंबाई किस हिसाब से? 1000 लोगों पर, प्रति 1000 व्यक्ति अगर सबसे ज़्यादा लंबाई में रोड की बात करें तो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम बिहार में। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे ऊंचाई पर, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो हाईवे बना हुआ है वो कौन सा है? मनाली से लेह का जो हाईवे है वो लगभग समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके अलावा जीटी रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था। नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 7 इसके अंदर आ जाता है। 19 कौन सा था? कोलकाता से लेकर के दिल्ली, सॉरी मैंने शायद आपको सिलचर कहा था, कोलकाता से लेकर के दिल्ली। और नेशनल हाईवे 7 कौन सा है? यहाँ पे पंजाब से लेकर के इस तरफ, पंजाब हरियाणा से होते हुए ये इस तरफ उत्तराखंड तक एक रोड जाता है, इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे 7। ठीक है, ये जो 19 दिल्ली तक और उसके बाद में 7, 19 और 7 इस पूरे को कहा जाता है जीटी रोड।
ठीक, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, रोड के बारे में, भारत में जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में इतनी जानकारी थी जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ और भी होगा उसको मैं इसी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका भारत में रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि भारत में कितने रेल जोन्स हैं। कितने जोन्स हैं? 17, 18 या 19? अभी हाल में अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो कहीं कहीं पे आपको 19 देखने को मिलेगा, पर वो 19वां कौन सा है प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम कितने पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? 18 रेलवे जोन जो कि ऑफिशियली ऑन पेपर अवेलेबल हैं, इनको हम देखने वाले हैं। भारत में 18 रेलवे जोन्स कौन कौन से हैं। ठीक, यहां पे जब आप इसको राज्यवार देखना शुरू करोगे तो अच्छा, इन रेलवे जोन्स का जो नाम है वो किस आधार पर रखा गया है? दिशाओं के आधार पर। लेकिन जब आप इस मैप में देखोगे, भारत के एक्चुअल पॉलिटिकल मैप में इसको ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहीं पे उत्तर लिखा है पर वो उत्तर की तरफ नहीं है, पश्चिम लिखा है पर पश्चिम की तरफ नहीं है, दक्षिण लिखा है पर वो दक्षिण की तरफ नहीं है। तो हमारे लिए एक इजी सॉल्यूशन क्या है? ये वाला मैप याद रखेंगे हम। ठीक, यहां पे डायरेक्शन के हिसाब से हम याद रखेंगे कि कौन कौन सा जो जोन है, कौन कौन सा रेलवे जोन कहां पर स्थित है। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो हम एक यहां पे हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस वाला मैप ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि एक सेंटर पे हमको दोनों का कटान बिंदु मिलेगा। ये जो दोनों का कटाव बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, ये है आपका सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे जो कि विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से भी जाना जाता है, या इसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। ये कहां पर है? किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? महाराष्ट्र में। और या आप ये कह सकते हो कि इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। ऐसे 2-3 आपको लोकेशन मिलेंगे जिनके एक ही जगह पर 2-3 जोन्स के मुख्यालय हैं। जैसे कि एक हो गया आपका कोलकाता, एक हो गया मुंबई, उसके अलावा यहां पे दक्षिण में एक हो गया चेन्नई। ऐसे कुछ लोकेशन है जहां पे आपको 2-3 जगहों के मुख्यालय या 2-3 जोन्स के मुख्यालय मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका सेंट्रल रेलवे, इसको विक्टोरिया टर्मिनल्स या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स भी कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है कहां पे है? मुंबई में। उसके बाद में वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे, इसका जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में है। ठीक है, इसको चर्च गेट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न रेलवे को किस नाम से जानते हैं? चर्च गेट। मुख्यालय मुंबई। सेंट्रल रेलवे मुख्यालय मुंबई, विक्टोरिया टर्मिनल्स या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। पूर्व की तरफ चलेंगे तो पूर्व में सबसे पहले है आपका ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे, जो कि इसका मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद एक है ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? भुवनेश्वर में। कहां पर है? भुवनेश्वर में। उसके बाद में है ईस्ट, आपका एक है ईस्टर्न रेलवे के अलावा एक है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय भी कहां पे है? कोलकाता में। उसके बाद में इसी ईस्टर्न ब्रांच पे एक लोकेशन जो ईस्ट और इस सेंटर और ईस्ट के बीच में मिलेगा, ये क्या है? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ये कहां पर है? आपका हाजीपुर में। ठीक, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पे है? हाजीपुर में। उसके बाद में वेस्ट, ये है आपका बिहार में। सेंटर और यहां पे वेस्ट के बीच में एक लोकेशन मिलेगा आपको, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर में। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर? जबलपुर में। उसके बाद चलते हैं इस सेंटर से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्दर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। इस नॉर्थ और सेंटर के बीच में नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां पे है? यूपी में। प्रयागराज या आपका इलाहाबाद। ठीक है, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे। उसके बाद इस सेंटर के दक्षिण की तरफ चलें
तो सदर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में। इसी सदर्न रेलवे से लगा हुआ आप कह सकते हो कि सदर्न कोस्टल रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, उसके बाद में इस सेंटर और इस दक्षिण के बीच का एक लोकेशन आप क्या कहेंगे, इसको सदर्न सेंट्रल रेलवे। जो भी इस ब्रांचेस के बीच में है इसको हम सेंटर कह रहे हैं। और ये दक्षिण मध्य रेलवे, सदर्न सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है, सिकंदराबाद में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, सिकंदराबाद में। उसके बाद में सिकंदराबाद कहां पर है, तेलंगाना में। इस सेंटर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ हम देख लिए। अब आपको पता है कि डायरेक्शन वैसे तो 4 होते हैं, पर इनके बीच से 45 डिग्री आप चलोगे तो आपको इन दोनों के बीच में भी कुछ दिशाएं मिलेंगी। जैसे कि पूर्व और उत्तर की तरफ चलेंगे तो पूर्वोत्तर, उत्तर और पश्चिम के बीच चलेंगे तो उत्तर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच में पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। ठीक, सबसे पहले अगर देखते हैं कि उत्तर पूर्वी रेलवे में कौन कौन से मुख्यालय हैं। एक लोकेशन जो कि आपका बिहार के आसपास मिलेगा, आपको यूपी बिहार के आसपास, यह है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ये कहां पर है, गोरखपुर में। गोरखपुर कहां पर है, यूपी में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। इसके बाद में एक लोकेशन है आपका जो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक जोन बनाया गया है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, फ्रंटियर सीमांत, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। इसका जो रेलवे है, इसका जो रेलवे का जोन है वो कहां पे है, गुवाहाटी में। उसके बाद में गुवाहाटी में इसका मुख्यालय है। उसके बाद में यहां पर इस केंद्र से 45 डिग्री आप उत्तर और पश्चिम की तरफ चलोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। इस सेंटर से जब आप दक्षिण और पश्चिम के बीच में चलोगे, साउथ वेस्टर्न रेलवे। साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, हुबली। हुबली कहां पर है, हुबली कहां पर है, हुबली है कर्नाटक में। फिर से 2 शब्द आ गए हैं आपके पास, एक है हुगली, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, नदी का नाम है। कौन सी नदी का नाम है, हुगली। हुगली कोई रिवर थी क्या, कौन सी रिवर थी, गंगा जो है वो फरक्का नाम की जगह पर 2 ब्रांचेस में बढ़ती थी। कौन कौन सी, एक है हुगली जो कि कहां बहती है, नीचे की तरफ पश्चिम बंगाल में बहती है, और एक ब्रांच कहां चली जाती है, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, बांग्लादेश में चली जाती है। किस नाम से, पद्मा नाम से। एक है हुगली, और ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ये है हुबली। हुबली कहां पर है, कर्नाटक में। ठीक, इसका मुख्यालय कहां पर है, हुबली कर्नाटक में। उसके बाद में इस सेंटर से दक्षिण पूर्व की तरफ अगर चलेंगे तो एक है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका जोन कहां पर है, कोलकाता में। कोलकाता में कितने हो गए, मेट्रो, ईस्ट रेल और साउथ ईस्ट, इन तीनों का मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता में। और इस सेंटर से लेकर के यहां पर साउथ ईस्ट के बीच में जो रेलवे जोन है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब आप देखोगे कि सिर्फ इसी ब्रांच में एक सेंट्रल पोजीशन पे एक रेलवे जोन है, बाकी किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है, बिलासपुर। ये किसका मुख्यालय है, छत्तीसगढ़ के लिए जो मुख्यालय है वो उसको हम किस नाम से जानते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नाम से। ठीक है, वापस से एक बार इसको देखिएगा। सेंट्रल रेलवे मुख्यालय बताते चलना, सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे चेन्नई,
ईस्टर्न रेलवे में एक मेट्रो है, कौन सा? कोलकाता मेट्रो। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। साउथ में साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। साउथ वेस्ट रेलवे हुबली। साउथ ईस्ट रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। फिर से सेंट्रल रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता मेट्रो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे साउथ ईस्ट रेलवे नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर साउथ सेंटर सदर्न रेलवे साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम। वेस्ट सेंटर साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट सेंटर साउथ ईस्टर्न। गुवाहाटी कहाँ पे है? चलिए शुरू करें। ये क्या था? सेंट्रल रेलवे कहां पर है? क्या नाम है इसका? वेस्ट कहेंगे या वेस्ट सेंटर कहेंगे? अच्छा, कहाँ पे और सेंट्रल रेलवे है? ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो गया? वेस्टर्न रेलवे कहाँ पर है? मुंबई में। सेंट्रल रेलवे मुंबई में। एक्चुअल में इसका नाम क्या है? CST या VT या CST, विक्टोरिया टर्मिनल्स या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। इसको क्या कहते हैं? चर्च गेट। ठीक, पूर्व की तरफ ईस्टर्न रेलवे कौन सा? कोलकाता। ईस्ट में 3 लोकेशन मैंने और ड्रॉ किए थे। एक तो है आपका मेट्रो के लिए, ये कहाँ पे है? कोलकाता में। इसके अलावा एक था आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये कहाँ था? भुवनेश्वर में। उसके बाद में कोलकाता के लिए हमने बात किया कि 3 लोकेशन पे इसके हेडक्वार्टर हैं, ईस्ट रेलवे, मेट्रो और तीसरा कहाँ पे? ये कहाँ पे है? कोलकाता में। नॉर्दर्न रेलवे यहां पे भी कोई लोकेशन था क्या? क्या नाम देंगे इस लोकेशन को? मतलब डायरेक्शन के हिसाब से क्या कहेंगे इसको? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। कहां पर है? जयपुर में। इसके बीच में भी कुछ है क्या? यहां पे कुछ नहीं है। ये एक लोकेशन था क्या नाम था इसका? आपका डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। फ्रंटियर कहाँ पे है? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न का कौन सा है? गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में गुवाहाटी। यहां पर बीच में कोई लोकेशन था क्या नाम देंगे इसको? डायरेक्शन के हिसाब से ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। कहां पर है? हाजीपुर में। उसके बाद में साउथ ईस्ट रेलवे तो कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल वाला
ये कहाँ पे है? बिलासपुर में। साउथ की तरफ भी कुछ लोकेशन थे, क्या नाम देंगे इसको? सदर्न रेलवे। कहाँ पर है? चेन्नई में। साउथ और इसके बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा था क्या? सदर्न कोस्टल रेलवे। ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। इस पूरे ब्रांच के बीच में भी कुछ था क्या? साउथ सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? सिकंदराबाद। ये कौन सा जोन हो जाएगा? आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे। कहाँ पर है? हुबली में। इसके बीच में भी कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें इस पूरे एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस है जो दोनों के बीच में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, इसमें से सिर्फ एक ही है SECR वाला जो कि बीच में है। बाकी इन तीनों में कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस, कोई भी एक्स्ट्रा जोन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई है क्या? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। कौन सा है? इलाहाबाद। सेंटर और वेस्ट के बीच में कुछ है क्या? क्या नाम देंगे? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। कहाँ पर है? जबलपुर में। कितने हो गए? हो गए कि कुछ छूट गए? ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ये हो गए आपके 18 रेलवे जोन्स। आप में से किसी एक को मौका मिलेगा यहां पर आके परफॉर्म करने का? कौन खुद से आना चाहेगा? अच्छा, जो यहां पे आएगा उसको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो ये है और दूसरा है आपके अगले क्लास के लिए कौन सा विषय आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका चीट उठाने का काम भी उनको करना है। तो कौन अपने आप को लकी समझता है? कौन है यहाँ पे भाग्यशाली व्यक्ति जो सबके भाग्य का निर्धारण करेगा? हाँ, आपके ऊपर रख दिए लोग भाग्य के निर्धारण के लिए। अच्छा, आओगे? करो, ट्राई करो। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप ड्रॉ करते जाओ बस। ठीक है, और वो भी लिखना है क्या सर? कहाँ पे है? आपको जैसा ठीक लगता है बताते जाओ। नॉर्थ में और अलग अलग ब्रांचेस में और कौन कौन से रेलवे जोन्स हैं? नॉर्थ में हो गया, और ये साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, और ये साउथ ईस्ट। और इसके सेंटर में भी है। हाँ, और ये छत्तीसगढ़ में आता है। और इसके बीच में अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सेंटर में भी एक एक, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ वाले के सेंटर में भी एक एक है ना। सेंटर से लेके ईस्ट में चलोगे तो वहाँ पे नहीं है। सॉरी यहाँ पे हाँ जबलपुर। हाँ, और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ और सेंटर के बीच में एक है। इलाहाबाद। ठीक है, और सेंटर और ईस्ट के बीच में, ईस्ट के बीच में। ठीक है, एक है, एक रेलवे जोन है, कोई बात नहीं। और ईस्ट में एक ही है या 2-3 है वहाँ पे? 3 है यहाँ। हाँ,
हाँ, एंड देन यहाँ पे कोलकाता। कोलकाता और भुवनेश्वर, ठीक है। ईस्ट में भी है, साउथ ईस्ट में एक है या एक से ज़्यादा है? साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट वाले लोकेशन में, हाँ यहाँ पे एक है और यहाँ एक सेंटर में है। साउथ में एक है या एक से ज़्यादा है? साउथ में एक विशाखापट्टनम में है, हाँ, एंड देन एक यहाँ पे है चेन्नई में, और एक यहाँ पे भी है तेलंगाना में आता है वो। ठीक और बस तो ठीक। क्लैप्स फॉर हर, कम से कम यहाँ पे आने का। चलिए, ये 3 चीट हैं आप लोगों के भाग्य के लिए। एक चीट उठाओ और सब्जेक्ट का नाम पढ़ लो। अरे पक्का? एक सब्जेक्ट के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट आप चाहो तो ओपिनियन पोल चलेगा, फिर क्या पढ़ना है। पर जैसा पॉलिटी में एक शब्द है लोकतंत्र, लोकतंत्र में सब लोग एक तरफ नहीं रह सकते, कभी एक डिसीजन नहीं आएगा। लास्ट क्लास में हमने देखा 40-50 का ऐसा ही रेशो निकलेगा, फिर आधे लोग दुखी मन से पढ़ेंगे। उससे अच्छा भगवान भरोसे छोड़ दो डिसीजन। ठीक, क्या क्या छूट गया यहाँ पे देखो। नॉर्दर्न रेलवे में कहाँ पे है? दिल्ली में। नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद में। नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर में, गोरखपुर में ही है, ठीक है, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्टर्न गुवाहाटी में। वेस्टर्न रेलवे कोलकाता मेट्रो, यह यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल रेलवे कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। सेंट्रल ईस्टर्न सेंट्रल हाजीपुर। साउथ ईस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ पे? बीएसपी बिलासपुर में। सेंट्रल रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ये कहाँ पे? जबलपुर में। सेंट्रल और साउथ वेस्ट के बीच में कुछ है? इन तीनों में कुछ नहीं है। यहाँ पे एक हमने देख लिया। ये आपका सदर्न रेलवे चेन्नई। ये क्या नाम क्या होगा इसका? सदर्न सेंट्रल रेलवे कहाँ पे? सिकंदराबाद में। ये हो गया इलाहाबाद। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होगा? जयपुर में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, अच्छा नीचे एक छूट गया आपका साउथ कोस्टल रेलवे कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ठीक, ये हो गया आपका हुबली। ठीक, ये हो गया आपके 18 रेलवे जोन्स। अब इन 18 रेलवे जोन्स में जब हम बात करते हैं रेलवे जोन्स के अलावा रेलवे वाले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से हैं, जैसे कि टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18। इसके अलावा सबसे पहला जोन भारत में, जो सबसे पहला रेलवे जोन बना था, कौन सा था? सेंट्रल रेलवे। 17वां रेलवे जोन कौन सा डिक्लेयर किया गया? कोलकाता मेट्रो। 2010 में सबसे छोटा ये रेलवे जोन है। उसके बाद में 18वां रेलवे जोन कौन सा था? साउथ कोस्टल रेलवे। ठीक है, ये 18वां है। उसके बाद में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करता है? नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे कहाँ पे? दिल्ली। उसके बाद में कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट जो कुछ तो आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे, कुछ इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेंगे, सबको यहीं पे हम रख लेते हैं एक जगह। सबसे पहला जो रेल है भारत में कब चला था? हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा 1953 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। बचपन से ये फैक्ट पढ़ते आए हैं। किसके समय पे? लॉर्ड डलहौजी के काल में। उसके बाद में दूसरा रेल लाइन था 1854 में, कोलकाता से रानीगंज। ये दोनों ही आपके कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है? कोलकाता और रानीगंज वेस्ट बंगाल में। इसके बाद में भारत का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक कौन सा था? भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला 1925 में।
इसमें जो इंजन लगाया गया था, जो पहला विद्युत इंजन था, डेक्कन क्वीन कहते थे इसको, लॉर्ड रीडिंग के समय पे। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा अगर बात करें तो किसका नाम आएगा? भारत का। ये किस हिसाब से हम इसको कह रहे हैं? ओवरऑल रेलवे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। अगर बात करेंगे रेल मार्गों की लंबाई के हिसाब से तो भारत का स्थान क्या है? चौथे नंबर पे। ठीक है, रेल मार्गों की लंबाई में यूएसए फर्स्ट है, चीन सेकंड, रूस थर्ड और भारत चौथे स्थान पर ओवरऑल नेटवर्क और यहाँ पे ट्रैफिक को हैंडल करने की बात करें तो यूएसए, फिर रूस, फिर भारत। चीन में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स डेवलप किए जा चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा भारत को 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। वीटी या विक्टोरिया टर्मिनल, सीएसटी या सेंट्रल रेलवे, ये पहला रेलवे जोन था। ये रेलवे जोन्स का लिस्ट है, आपको याद हो चुका है। उसके बाद में एक है यहाँ पे कोंकण रेल परियोजना। ये जो कोंकण रेल है ये पूरा पश्चिमी घाट को कवर करने के लिए है। ठीक है, खास करके आप महाराष्ट्र से लेकर के जो गोवा तक का एरिया है इसको कनेक्ट करने के लिए है। क्या था? महाराष्ट्र से गोवा, ये है आपका कोंकण रेल परियोजना। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं गया है। यहाँ पे एक प्रश्न है, हाँ, इसके बारे में, पीर पंजाल सुरंग के लिए। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग ये जो है भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग है। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल सुरंग जो है वो सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। और सेकंड नंबर का जो सुरंग है जो सबसे लंबा है वो कौन सा है? रत्नागिरी जिले में कारबुडे रेल सुरंग। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? पीर पंजाल। सेकंड नंबर पे रत्नागिरी में है कारबुडे रेल सुरंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ टूरिस्ट ट्रेन भी हैं जो कि जिनमें 5 स्टार टाइप के लग्जरियस फैसिलिटी मिलते हैं, जैसे डेक्कन ओडिशा है, हेरिटेज ऑन व्हील है, पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस, ये नाम जरूर आपने सुना होगा, महाराजा एक्सप्रेस। फॉरेनर्स बहुत महंगे टिकट खरीद करके इस ट्रेन का सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा ओरिएंट एक्सप्रेस, ये सभी बहुत कॉस्टली ट्रेन है, सिर्फ फॉरेनर्स या फिर जो पैसे वाले टूरिस्ट हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। उसके अलावा कुछ टॉय ट्रेन्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे चला करते थे, वहाँ पे सीनरिक व्यू को देखने के लिए, जैसे कि दार्जिलिंग एरिया हो गया या फिर कोई भी पहाड़ी एरिया हो गया, वहाँ पे व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए इन्होंने क्या किया था? कुछ टॉय ट्रेन डेवलप किए थे। ठीक है, दार्जिलिंग में हो गया, नीलगिरी में हो गया, शिमला में हो गया, यहाँ पे पर्यटन के लिए ही इसको डेवलप किया गया था। इसके अलावा ये एक फैक्ट है जो कि आपको इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमी में एक पढ़ने को मिलता है बजट के बारे में। ठीक, बजट की जब चर्चा करते हैं तो वहां पे पहले हम बजट में आम बजट और रेल बजट को एक साथ पढ़ते थे। यहां पे 1924 में रेल बजट को क्या किया गया? आम बजट से अलग कर दिया गया। रेलवे का जब रेवेन्यू बढ़ने लगा, रेलवे का जो पैसा है इसको हैंडल करने की बात आई तो रेलवे में इन्वेस्टमेंट भी खूब चाहिए था और यहाँ से रेवेन्यू भी ठीक ठाक जनरेट हो रहा था, इसीलिए रेलवे का जो बजट था इसको की अलग कर दिया गया आम बजट से 1924 में। इसके बाद में इस बजट को कुछ समय तक तो भारत में लगभग कह सकते हो कि 2015-16 के आसपास तक रेलवे बजट अलग आता था, लेकिन इसके बाद में इसको वापस से एक साथ मिला दिया गया। ठीक है, अब भारत में अलग से रेल बजट नहीं आता है, आम बजट के साथ ही रेल बजट आ जाता है। रेलवे का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था जब पढ़ेंगे तो वहां पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण नाम से कुछ पढ़ने को मिलेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे तर्क क्या था? भारत में एक समय पे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हो गए थे और इन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति जब चाहे बैंक को दिवालिया घोषित करके पैसे लेकर के चला जाएगा, इसीलिए इन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया? इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उनको सरकार के कंट्रोल में ले लिया। ठीक, ऐसा 2 समय पे हुआ था। कब कब हुआ था? एक था 1969 में और दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 के आसपास में। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे? 6 थे या 14 थे? पक्का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
1969 में जो 14 बैंक थे जिनकी की कुल पूंजी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की थी, इनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, मतलब सरकार के कंट्रोल में इनको ले लिया गया था, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनको सरकारी बना दिया गया था। और 1980 में जो 6 बैंक थे जिनकी की कुल पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी, इनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। यहाँ पे इसको करने का उद्देश्य केवल और केवल ये था कि आम पब्लिक का पैसा वहाँ पे डूबना नहीं चाहिए। प्राइवेट रहेंगे, कभी भी अपना दुकान बंद करके चले जाएंगे, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, पब्लिक का पैसा वापस नहीं आएगा। सरकार यहाँ पे क्या कर चाहती थी कि पब्लिक का पैसा डूबना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पर भी रेलवे को सरकारी करने के लिए, इसको सरकारीकरण करने के लिए नेशनलाइजेशन का प्रोसेस किया गया 1950 में। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में परिवहन जब करते हैं मालगाड़ियों के द्वारा रेलवे के थ्रू, तो कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा परिवहन किया जाता है? भारत में अभी भी ताप विद्युत ग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है कोयला, उसके बाद में सीमेंट और उसके बाद में खाद्यान्न फूड, जिसमें आपके गेहूं चावल, जिसको कि क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा MSP पे खरीदा जाता है, लेकिन इसको FCI गोडाउन तक पहुंचाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है? परिवहन, रेलवे के परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कुछ वन लाइनर फैक्ट में, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? असम डिब्रूगढ़ से लेकर के नीचे कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में। यहाँ से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक जो रेलवे है, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे है, रेलवे ट्रैक है। उसके अलावा यहाँ पर जो चलने वाला जो ट्रेन है, जो सबसे लंबी दूरी का ट्रेन है, इसको क्या नाम देते हैं? विवेक एक्सप्रेस। इसके अलावा भारत का जो सबसे पुराना रेल इंजन है, फेरी क्वीन कहा जाता है इसको, फेरी क्वीन सबसे पुराना रेलवे इंजन है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे लंबी रेल सुरंग, पहला पीरपंजाल, सेकंड कारबुडे। उसके अलावा रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन यूपी में। सबसे पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था किसने? जॉन मथाई ने। भारतीय रेल का जो टैगलाइन है, हर एक बैंक का, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना कुछ टैगलाइन होता है। रेलवे का टैगलाइन क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ये किसका टैगलाइन है? भारतीय रेलवे का। इनका संग्रहालय अलग अलग समय पे, या पुरानी जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, इनको म्यूजियम के तौर पे लोगों को दिखाने के लिए एक जो संग्रहालय बनाया गया, कहाँ पे है? चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? बड़ौदा, गुजरात में। इसके अलावा एक फैक्ट हम पढ़ते थे, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म क्या पढ़ते थे? गोरखपुर। ये अभी हाल ही में चेंज हो गया है, इसको अपडेट करिएगा। कौन सा? श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी टेम्पल। ये जो सिद्धरूढ़ स्वामी टेम्पल है, हुबली जंक्शन, मतलब कर्नाटक राज्य के अंदर आएगा। अब जो आपका गोरखपुर है वो किस स्थान पे आ जाएगा? सेकंड नंबर पे। ठीक है, सिद्धरूढ़ स्वामी जी, इसका जो इस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? लगभग 1.5 किलोमीटर, 1505 मीटर। और जो आपका ये गोरखपुर वाला था, इसका लंबाई कितना था? लगभग 1300 मीटर के आसपास है। ठीक है, ये जो है 1300 मीटर के आसपास है गोरखपुर। गोरखपुर ये जो है आपका सेकंड लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये वाला याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर पर सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी इसको घोषित किया गया है, और ये कहां पर है? कर्नाटक में, हुबली जंक्शन में। ठीक, रेलवे से संबंधित इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। जो सबसे ज्यादा अभी पूछने की प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के बारे में है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में जल मार्गों के बारे में। जल मार्गों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको 5-6 नेशनल वाटरवेज के नाम याद रखने हैं। नेशनल वाटरवेज 1 से लेकर के 6 तक याद रख लेंगे, पर्याप्त है। ठीक, सबसे पहले नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। ये वाला कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी पर यहाँ पे इलाहाबाद से लेकर के कोलकाता, और कोलकाता में ही एक और, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक और लोकेशन है, हल्दिया। कोलकाता, हल्दिया, इसको एक साथ जब हम वाटरवेज पढ़ते हैं ना, तो इसको एक साथ नाम देते हैं, कोलकाता हल्दिया कहा जाता है इसको।
तो इलाहाबाद से लेकर के कोलकाता हल्दिया तक जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इसको क्या नाम दिया जा रहा है? नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1। उसके बाद में नेशनल वाटरवे 2, असम राज्य में आइएगा। असम में कौन सी नदी बहती है? यहां से लेकर के इस तरफ ब्रह्मपुत्र नदी। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर यहां पर असम में 2 लोकेशन याद रखेंगे, सदिया और धुबरी। कौन कौन सा? सदिया और धुबरी। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसको कहा जाता है नेशनल वाटरवे 2। उसके बाद में नेशनल वाटरवे 3, ये कौन सा राज्य है आपका? केरल। केरल में ही यहां पे पश्चिम की तरफ एक छोटा सा कैनाल जैसा है, नहर बनाया गया है। इस कैनाल में 2 लोकेशन याद रखेंगे, एक है कोल्लम और एक है कोट्टापुरम। कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम तक का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है नेशनल वाटरवे 3। कहां कहां से वो कनेक्ट करता है? कोल्लम से कोट्टापुरम। ये जो कैनाल है, जो नहर है, इसको उद्योग मंडल नहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योग मंडल नहर। कहां कहां को कनेक्ट करता है? कोल्लम से कोट्टापुरम। इसको उद्योग मंडल नहर या वेस्ट कोस्ट कैनाल भी कहा जाता है, पश्चिम तटीय नहर। उसके बाद में नेशनल वाटरवे 4, ये कौन सा राज्य है आपका? तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में एक जगह है, मुरक्कानम कहा जाता है, यहां से लेकर के काकीनाडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा। इन दोनों जगहों को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल डेवलप किया गया है, इसको कहा जाता है बर्मिंघम नहर या बर्मिंघम कैनाल। इसको नाम दिया गया है नेशनल वाटरवे 4। कहां कहां को कनेक्ट करता है? मरक्कानम से लेकर के काकीनाडा। उसके बाद में एग्जाम में कुछ समय पहले तक ये 4 इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब 5 और 6 भी आपको याद रखने चाहिए। हाल ही में इनको निर्धारित किया गया था, नेशनल वाटरवे 5 और 6। ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा में ही एक कैनाल डेवलप किया गया है, इसको कहा जाता है पूर्वी तट नहर, ठीक। ये इस तरीके से यहां पर पूरा इसको डेवलप किया गया है, इसका नाम दिया गया है नेशनल वाटरवे 5। वापस से असम में आइएगा। असम में एक और कैनाल डेवलप किया गया है एक नदी के ऊपर, इसको नाम दिया जाता है नेशनल वाटरवे 6। कहां कहां पर है? नेशनल वाटरवे 6 जो है ये लखीपुर से लेकर के भंगा, लखीपुर से लेकर के भंगा तक जो बराक नदी है इस पर डेवलप किया गया है नेशनल वाटरवे 6। और नेशनल वाटरवे 5 कहां पे है? तलचर से लेकर के धमरा तक। यहां पर तलचर से लेकर के धमरा तक जो डेवलप किया गया है इसका नाम दिया गया है नेशनल वाटरवे 5। किस राज्य में है? उड़ीसा। 6 कहां पे है? असम में। नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट कहां पे है? किस नदी पर है? गंगा नदी पर। कहां कहां को कनेक्ट करता है? इलाहाबाद से लेकर के कोलकाता हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां कहां को कनेक्ट करता है? सदिया से लेकर के धुबरी तक, सदिया से धुबरी। नेशनल वाटरवे 3 किस राज्य में है? केरल में। एक नहर है, किन जगहों को कनेक्ट करता है? कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। इसका कुछ और नाम है क्या? क्या कहा जाता है इसको? उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर। कुछ और नाम दिया जाता है इसको? वेस्ट कोस्ट कनाल, पश्चिम तटीय नहर। वाटरवे 5 कहां पर है? अच्छा, ये आपका तमिलनाडु से होकर के कहां तक जाता है? आंध्र प्रदेश में। कौन कौन से जगहों को कनेक्ट करता है?
तमिलनाडु में एक नाम पढ़ा था आपने, मरक्कानम। मरक्कानम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में जो पॉइंट है इसको क्या नाम दिया गया था? काकीनाडा। ठीक है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जो है इसको हम नाम देते हैं नेशनल वाटरवे 4। कहाँ पे है? मरक्कानम से लेकर के काकीनाडा। नेशनल वाटरवे 5 ये कहाँ पे है? किस राज्य में है? ओडिशा में। किस नदी पर है? नदी छोड़ दीजिए, नदी नहीं है वहां पे, कैनाल डेवलप किया गया है। मेरे ख्याल से शायद ये ब्राह्मणी नदी पर इसको बनाया गया है। ठीक, उड़ीसा में कहाँ को कनेक्ट करता है? तलचर से लेकर के कहाँ पे है तलचर? इस पूरे नहर के पश्चिम की तरफ जो लोकेशन है तलचर, पूर्व की तरफ जो लोकेशन है धमरा। ठीक, कहाँ पे है? तलचर से लेकर के धमरा तक। तलचर से धमरा तक। उसके बाद में नेशनल वाटरवे 6 ये कहाँ पे है? असम में। असम में किस नदी पर? बराक नदी पर। ठीक, असम में बराक नदी पर है। और किन जगहों को कनेक्ट करता है? लखीपुर से लेकर के भंगा। लखीपुर यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के यहाँ पर इस पॉइंट पे है लखीपुर, और ये हो गया आपका असम का एक पॉइंट भंगा। ठीक, कहाँ पर है? किस नदी पर है? बराक नदी पर। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्गों की अगर बात करें तो इनमें 2 टाइप के जलमार्ग मिलेंगे आपको। एक है नदियों पे बनाए गए जो जलमार्ग हैं, जो कि आपके नदियों और नहरों के माध्यम से बनाए जाते हैं, और दूसरा है आपका तटीय बंदरगाह। तटीय बंदरगाह में जो इंपॉर्टेंट है 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं। ये हमारे लिए काम के हैं, इनको हमें आगे पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा ये कुछ वन लाइनर पॉइंट है। सबसे लंबा जलमार्ग भारत में हमें 6 जलमार्ग पड़े। सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? कौन सा? नेशनल वाटरवे 1, ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में है। जल क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट्स का जो इंस्टीट्यूशन है कहाँ पे है? गोवा में। मैरीटाइम यूनिवर्सिटी समुद्र संबंधित जो स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी है कहाँ पे है? चेन्नई में। इसके अलावा 2016 में एक एक्ट पारित करके क्या किया गया? बहुत सारे लगभग 111 के आसपास नए 106 जो है वो नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिए गए। और अब भारत में टोटल जलमार्ग कितने हो गए हैं? 111। भारत में कुल जलमार्गों की संख्या कितनी है? 111। प्रमुख जलमार्गों का डिटेल यहां पे दिया गया है। नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी नदी पर, और नेशनल वाटरवे 6 बराक नदी पर। बराक नदी है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग में कुछ गलतियां हैं, उसको मैं करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक, वापस से यहाँ पे नेशनल वाटरवे फर्स्ट कौन सा है? इलाहाबाद से लेकर के कोलकाता हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेशनल वाटरवे 3 केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम। नेशनल वाटरवे 4 मरक्कानम से काकीनाडा कहाँ पे है? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश। नेशनल वाटरवे 5 तलचर से लेकर के धमरा तक कहाँ पे है? किस राज्य में? उड़ीसा। किस नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर। नेशनल वाटरवे 6 असम में है, बराक नदी पर है। किन पॉइंट्स के बीच में? लखीपुर और भंगा के बीच में। ठीक, ये हो गए आपके 6 इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। मेजर जो पोर्ट्स हैं, महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, इनके बारे में देखिएगा। भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट में 6 बंदरगाह हैं, 6 इंपॉर्टेंट
पोर्ट्स हैं, और एक जो बंदरगाह है आपका कहाँ पर, पूर्व की तरफ खूब सारा आइलैंड है भारत में, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में कुछ आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है पोर्ट ब्लेयर, यहां पर भी एक आपका पोर्ट डेवलप किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले अगर पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट में तमिलनाडु से लेकर के ये आपका पूरा कोलकाता वाला एरिया। ठीक, यहां पे उत्तर की तरफ से शुरू करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है यह है आपका, कंबाइंड रूप से इसका नाम लीजिएगा, ठीक है, कोलकाता हल्दिया। पहला पोर्ट कौन सा है, कोलकाता हल्दिया। कहां पे है, किस राज्य में, वेस्ट बंगाल। सेकंड है आपका पारादीप, किस राज्य में, उड़ीसा। तीसरा है विशाखापट्टनम, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश। चौथा और पांचवा यहीं पे, चौथा पांचवा लगभग आसपास में है, चेन्नई और एन्नौर। ठीक, चेन्नई और एन्नौर। इसके अलावा एक तीसरा भी है जो कि इसी तमिलनाडु में है, कहां पे, नीचे, तूतीकोरिन। ठीक, कौन कौन सा हो गया, कोलकाता हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन। ये तीनों किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक, पूर्वी तट के ये कुल 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गए। पश्चिमी तट की तरफ चलेंगे, गुजरात से शुरू करेंगे। सबसे पहले कांडला, ठीक है, कांडला। उसके बाद में है मुंबई, उसके बाद में है एक नाम है न्हावा शेवा, आधा न हमें आ की मात्रा, न्हावा शेवा। इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। मुंबई में जो ज़्यादा कंजेशन था इसको कम करने के लिए न्हावा शेवा को इसी के पास में डेवलप किया गया। ठीक है, कौन कौन से हो गए, कांडला, मुंबई, न्हावा शेवा, ये 3 हो गए। इसके बाद में गुजरात में एक है मुर्मू गांव, गुजरात गोवा में कौन सा है, मुर्मू गांव। उसके बाद में कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में। उसके बाद में केरल में एक है कोचीन। ठीक, कोचीन कहाँ पे है, केरल में। ये हो गए पश्चिम की तरफ 6। और जो नेक्स्ट है आपका, जो 13वां जो है सबसे नया घोषित किया गया, कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। चलिए पूर्व की तरफ कौन कौन से हैं, सबसे पहले कोलकाता हल्दिया। सेकंड, अच्छा कोलकाता हल्दिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। सेकंड पारादीप कहाँ पे है, ओडिशा में। तीसरा विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। चौथा, पांचवा, छठवां, ये तीनों कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कौन कौन से हैं, एक तो है एन्नौर, एक है चेन्नई, और सबसे लास्ट में तूतीकोरिन। ये हैं आपके पूर्व की तरफ। पश्चिम की तरफ सबसे पहले गुजरात में कांडला कहाँ पे है, ये आ गया आपका गुजरात में। सेकंड और थर्ड कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एक है आपका मुंबई, इसके अलावा न्हावा शेवा, न्हावा शेवा। उसके बाद में चौथा गोवा से लगा हुआ है। गोवा में क्या है, गोवा के नाम से ही मिलता जुलता है, मुर्मू गांव। मुर्मू गांव कहाँ पे है, गोवा में है। उसके बाद में पांचवा, गोवा के नीचे कौन सा राज्य, कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में, हाँ, इन्नौर नहीं, न्यू मंगलोर। उसके बाद में केरल में कौन सा है, कोचीन। कोचीन तमिलनाडु में तो नहीं है, केरल में है ना।
उसके बाद में सबसे लास्ट ये तो हो गए 6 और ये 6 12 और सबसे लास्ट 13वां कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार में कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सबसे नवीन आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक, ठीक है, ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट। ईस्ट में 6, वेस्ट की तरफ 6 और आपका एक ये अंडमान निकोबार में एक है। इसको मिलाकर के टोटल कितने हैं? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अलावा 200 से ज़्यादा छोटे छोटे बंदरगाह भी हैं। 13 बंदरगाहों के नाम और जगह याद रखेंगे, पर्याप्त है इतना। ठीक, बंदरगाहों के बारे में कुछ एक एक बंदरगाह के बारे में कुछ एक डिटेल्स हैं। इसको मैं पीडीएफ पूरा अपलोड कर दूंगा। इसको बस याद रखने की ज़रूरत है, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कि मुंबई सबसे ज़्यादा कंजेशन वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता था। इसी को कम करने के लिए किसको डेवलप किया गया? नामाशेवा को। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद में कांडला गुजरात में है। ये सबसे प्रमुख इंपोर्ट करने वाला बंदरगाह है। इसको इंपोर्ट करने के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। मुर्मुगांव, यहाँ पे लौह अयस्क को एक्सपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो कर्नाटक का जो लौह अयस्क है वो कहाँ से भेजा जाता है? मुर्मुगांव से और न्यू मंगलोर से। ठीक है, कुद्रेमुख नाम का जगह पढ़ा था हमने कर्नाटक में। इन दोनों के लौह अयस्क को, कुद्रेमुख के जो लौह अयस्क को एक्सपोर्ट करने के लिए मुर्मुगांव और न्यू मंगलोर दोनों का यूज़ किया जाता है। कोलकाता हल्दिया, इसके बारे में एक खास चीज़, हमने इसका लोकेशन देखा। ये समुद्र तट पे नहीं है, समुद्र से काफ़ी अंदर है, गंगा नदी पर। ठीक है, इसके अलावा पारादीप, झारखंड और उड़ीसा का लोहा। आप जब लोकेशन देखोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। झारखंड और उड़ीसा के पास में लगा हुआ कौन सा है? पारादीप। यहाँ का जो एक्सपोर्ट करने लायक चीज़ है, इनके जो मिनरल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? पारादीप का। विशाखापट्टनम, छत्तीसगढ़ का जो लोहा है कहाँ से भेजा जाता है? विशाखापट्टनम से। किस देश को भेजा जाता है? जनरली जापान को इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा बंदरगाह है और ये नेचुरली है, मतलब ये नेचुरल मेड है। कई ठो हमने आर्टिफिशियली बनाए, जैसे कि नामाशेवा। विशाखापट्टनम कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा एन्नौर, ये सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड है, ऑटोमेटिक। यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे जो शिपमेंट्स हैं वो एक शिप से दूसरे शिप में लादे और उतारे जाते हैं। उसके अलावा चेन्नई, ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। तूतीकोरिन, यहाँ पे इसको मत्स्य पत्तन भी कहते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशिंग की जाती है। पोर्ट ब्लेयर सबसे नया है और मुख्य तट रेखा से अलग है। इसके अलावा कोचीन लैगून हमने पढ़ा था। ठीक है, कोचीन कैसा एक पोर्ट है? लैगून पर बसा हुआ एक पोर्ट है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप एक बार रीड करेंगे। ठीक, आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं। और आज हमने लगभग 3 टॉपिक अपने कवर किए। एक है नेशनल हाईवे, दूसरा नेशनल वाटरवेज और तीसरा है इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में। ठीक, इसको भी ख़त्म करना है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 5-7 मिनट रुकिएगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको सिर्फ आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। भारत में कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित प्रश्न जब डिस्कस करूंगा, जैसे कि आपको इस मैप में लास्ट रिवीजन के लिए जो जो चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी इसमें दे दिए गए हैं। ठीक, अभी आप इसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे बताएंगे कि भील जनजाति किस राज्य में है? राजस्थान में। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। इसमें से कौन सी जनजाति पशुपालन के लिए जानी जाती है? पशुपालन के लिए जानी जाती है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब मैंने यहाँ पे नोट कर दी हैं, जो भी एग्जाम में आई हुई चीज़ें हैं। पशुपालन के लिए कौन कौन से जाने जाते हैं? टोडा, जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा गद्दी और बकरवाल, गद्दी और बकरवाल।
कौन सा राज्य है ये? हिमाचल है या उत्तराखंड है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल में है गद्दी और बकरवाल। इनको जाना जाता है पशुपालन के लिए। ठीक है, इसके अलावा उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करना है ना। छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, पर ये इस राज्य में देखो, झारखंड में इनका सबसे ज्यादा संख्या है। एग्जामिनर इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं आपको कि किस राज्य में ओरांव जनजाति सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो झारखंड। टोडा जनजाति कहां पे है? तमिलनाडु में। बस एग्जाम में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। चेंचू किस जगह की जनजाति है? चेंचू तेलंगाना में भी है। और अच्छा, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश कंप्लीट है ना, ये मतलब इस पूरे एरिया में पाए जाने वाले ये चारों जनजाति तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों के लिए कंबाइंड है। इसके अलावा यहां पर भी केरल में भी चेंचू जनजाति पाई जाती है। ठीक, अगर एग्जाम में इसको दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, आंध्र प्रदेश और केरल, दोनों में से कोई भी जो आपके ऑप्शन में रहेगा वो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां इंपॉर्टेंट है। एक है जरावा, एक इसके अलावा सेंटिनलीज, सोमपेन और ओंग। इनको पूछा गया है कि जरावा जनजाति किस जगह से संबंधित हैं, कहां पे हैं? अंडमान एंड निकोबार में। इनमें से कौन सी जनजाति विलुप्ति के कगार पर है? ये जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, ये बहुत ही कह सकते हो कि क्रिटिकल एरिया है। यहाँ पे जो जनजातियां हैं, इनको सरकार ने इनके कंडीशन पर छोड़ दिया है, क्योंकि उनको देश में अगर आम पब्लिक के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो पूरा कल्चर है वो खत्म हो जाएगा, और वो अभी भी स्टोन एज में जी रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं, वो ये जो जनजातियां हैं अभी भी पाषाण काल में जी रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से शिकार करना, वो अभी भी प्रॉपर खेती करना नहीं समझते हैं। वो किसी दूसरे इंसान को हमला करते हैं, वहां पर अगर कोई दूसरा जाएगा तो उसको हमला कर देते हैं। इसी वजह से इनको पूरे को छोड़ दिया गया है और इनकी संख्या बहुत कम बची हुई है। इसीलिए प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी जनजाति विलुप्ति के कगार पर है? ये सभी जरावा, सेंटिनलीज, शोम्पेन और ओंग, ये सभी विलुप्ति के कगार पर हैं। ठीक है, इसको आप राज्यवार एक एक करके ध्यान से देखिएगा। जैसे कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं? मीणा, गरसिया, कालबेलिया। कालबेलिया के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जनजाति सपेरे या सांप पालने का काम करते हैं? तो कालबेलिया जनजाति। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आएंगे तो कोल, भील, बैगा, लंबाडी, सहरिया। अब इसमें से कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो कि कई कई राज्यों में मिलते हैं, जैसे कि भील जो है वो आपको इस पूरे मध्य भारत वाले एरिया में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी ज्यादा जनसंख्या कहां पे है, इस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। भील जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, इसके अलावा कुछ यहां पे जो एग्जाम में आए हुए पॉइंट हैं, जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, परसेंट की नहीं, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहां पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सेकंड महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा प्रतिशत में ट्राइबल पॉपुलेशन कहां पे है? मिजोरम में। इसके अलावा अगर यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप में। सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन गोवा में। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया है इनमें से कौन सा पशुपालक जनजातियां हैं? तो टोडा। इसके अलावा टोडा कहां पे है? तमिलनाडु में। इसके अलावा गद्दी और बकरवाल किस राज्य में है? हिमाचल में। ठीक है, ये सारा नोट्स आपको आज मिल जाएगा। इसमें से जो भी कुछ करेक्शन करने का होगा, कुछ ऐड करने का होगा, उसको करने के बाद में ये मैं अपलोड कर दूंगा। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? कहां पर? गारो खासी जयंतिया हिल्स के बारे में पढ़े थे, कौन से राज्य में है? मेघालय में। डफला मिरी अबोर मिश्मी पढ़े थे, किस राज्य में है? अरुणाचल में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में। ठीक, भूटिया जनजाति
एक शब्द है भूटिया और एक है भोटिया, ये दोनों अलग अलग है। जनरली ये आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में उत्तराखंड में कौन सी है, भोटिया जनजाति। ठीक है, बाईचुंग भोटिया का नाम सुने हैं, असल में वो बाईचुंग भूटिया हैं। तो भूटिया जनजाति या भोटिया जनजाति कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि कुछ प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे या फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।